हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए आज इस वीडियो में हम लोग साइंस के यानी कि विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को वीवीआई क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और यही जो प्रश्न का लेवल है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के साइंस के क्वेश्चन का असली लेवल है। इसी प्रकार के प्रश्न जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में बार बार पूछे जाते हैं। आज हमारा यह साइंस का सेट नंबर 1 है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से पिछले कई वर्षों से बिहार पुलिस की तैयारी कराई जा रही है। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है, जो लोग नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान दिख रहा है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न का लेवल मैंने रखा है। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सेट को पूरा लगाइएगा और लास्ट में अपना अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डेली यहाँ पर एक वीडियो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप रिवीजन करते रहें लगातार एग्ज़ाम तक। देखिए, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। सर्वप्रथम अरस्तु ने, सर्वप्रथम किसने? अरस्तु ने। ध्यान से जो भी मैं बातें बताऊंगा उसको सुनेंगे। सर्वप्रथम अरस्तु ने जीव जगत को 2 समूहों में अर्थात वनस्पति एवं जंतु जगत में बांटा था। किसने? अरस्तु ने सर्वप्रथम जीव जगत को 2 समूहों अर्थात वनस्पति एवं जंतु जगत में बांटा था। उसके बाद लिनियस, उसके बाद किसने? लिनियस, यहाँ मैं लिखता हूँ। उसके बाद लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरा में सभी जीवधारियों को पादप एवं जंतु जगत में वर्गीकृत किया। पादप एवं जंतु जगत में वर्गीकृत किया किसने? लिनियस ने। और इन्हीं लिनियस को जो है आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का जनक कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद 1969 में, उसके बाद 1969 में R.H. विटेकर, यहाँ मैं लिखता हूँ R.H. विटेकर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1969 में R.H. विटेकर ने 5 जगत प्रणाली की शुरुआत किया था। वहीं 5 जगत यहाँ पर इसकी बात की जा रही है। किसने शुरुआत किया था? R.H. विटेकर ने 5 जगत प्रणाली की शुरुआत किया था। ये 5 जगत कौन कौन से हैं? तो मोनेरा है। कौन कौन सा है? यहाँ मैं लिख देता हूँ, मोनेरा, उसके यानी कि मोनेरा जगत, उसके बाद प्रोटिस्टा जगत, उसके बाद कवक, फिर पादप और जंतु जगत। ये 5 जगत किसने वर्गीकृत किया? R.H. विटेकर ने। क्लियर है? और वह लक्षण जिन पर जो है, यहाँ पर ध्यान देंगे, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। और एक और विधि यहाँ पर ध्यान रखेंगे, प्रजनन की विधि। ठीक है, प्रजनन की विधि। किसकी? प्रजनन की विधि। तो वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, पोषण की विधि एवं प्रजनन विधि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इतना डिटेल में मैं आपको बताते चलूँगा। सेशन लंबा होगा लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? अच्छा, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म आपको जानना जरूरी है। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्लियर? याद रहेगा आपको। इसमें जो है एड्स के रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वेत रुधिर कणिकाओं यानी कि WBC में गिरावट के कारण होती है। क्लियर है? अच्छा, एड्स जो होता है ये किसके कारण होता है? यह वायरस के कारण होता है। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, 1902 में वाल्टर सटन और थियोडोर बवेरी ने वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया था।
इस सिद्धांत के अनुसार क्रोमोसोम ही वंशागति का वाहक होता है। तो यहाँ पर देखिएगा सटन और बोवेरी दिया गया है, ठीक है। नाम याद रखेंगे, वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी, इन्होंने ही वंशागति के क्रोमोसोम का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए इससे पहले मैंने बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई हुई है 21,391 पदों पर, उसके लिए ढेर सारा वीडियो कवर कराया हुआ है। प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न पत्र मैंने कराया हुआ है, सभी वीडियोस का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप चैनल पर चले जाइए और बिहार पुलिस 2023 प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वीडियो को मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाले जो कारक है, ये ताप है, मृदा की कमी भी है और अपरद की प्रकृति भी है। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी उपरयुक्त सभी जो हैं राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आर्तव चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आर्तव चक्र यानी कि जो मासिक धर्म महिलाओं में होता है, ठीक है, उसी की बात की जा रही है। तो इनमें से यह जो हार्मोन है इसका नाम एस्ट्रोजन है, जो आर्तव चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। ध्यान रखेंगे एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन क्या है, तो एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है जो महिला प्रजनन प्रणाली के विनियमन और विकास के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पर देखिएगा टेस्टोस्टेरोन जो है यह पुरुष सेक्स हार्मोन है, क्लियर। प्रोजेस्टेरोन भी महिला सेक्स हार्मोन है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और ये बार बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है, तो नाम याद रखेंगे टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और फ्रेंड्स मैंने काफ़ी मेहनत किया हुआ है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कम से कम इतना तो आप लोग सपोर्ट कर ही सकते हैं। देखिए वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण जो है यह संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है, और मैं प्रयास करूंगा कि सब्जेक्ट वाइज डेली आपको प्रश्न करवा दूं, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, साइंस का, और हिंदी और इंग्लिश का भी साथ साथ क्लास दिया जाएगा आपको। देखिए किर्चॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षक नियम से संबंधित है। अच्छा, किर्चॉफ का जो प्रथम नियम है, ध्यान से सुनिएगा, नोड में प्रवेश करने वाली, ये नोड है, नोड में प्रवेश करने वाली, ठीक है, नोड में प्रवेश करने वाली सभी धाराओं का योग नोड छोड़ने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होती है, याद रहेगा आपको। और यह जो प्रथम नियम है किर्चॉफ का, यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अच्छा, किर्चॉफ का जो दूसरा नियम है ये किस पर आधारित है, दूसरा नियम जो है इनका, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। अच्छा, ऑक्सीजन O2, क्लियर, ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन का अणुसूत्र कितना होता है, O2 होता है। अब आपको इसका क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो देखिए 16 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है और द्रव्यमान 16 होता है। तो यहाँ पर 2 है, तो 16 गुना 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न कि फिनाइल कीटोन्यूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल कौन सा है, बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कौन सा अम्ल है यह। तो देखिए राइट आंसर जो होगा यहाँ पर यह आपका हो जाएगा फिनाइल पायरुविक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। देखिए फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी में यूरिन यानी कि मूत्र के द्वारा फिनाइल पायरुविक अम्ल का उत्सर्जन होता है, क्योंकि इस बीमारी में फिनाइलेलिन, यहाँ मैं लिखता हूँ, इस बीमारी में फिनाइलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम जो है इसकी कमी हो जाती है, क्लियर है। किसका उत्सर्जन होता है इसमें, तो फिनाइल पायरुविक अम्ल का, ठीक है। क्यों हो जाती है, तो क्योंकि इस बीमारी में फिनाइलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। मानव जाति में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। देखिए मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े को अलिंग गुणसूत्र, 22 जोड़े को अलिंग गुणसूत्र, और अंतिम जो 23वां जोड़ा होता है उसको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, ठीक है।
क्या कहा जाता है इसको? लिंग गुणसूत्र 23वें जोड़े को कहा जाता है। द्विगुणित अवस्था में मादा का लिंग गुणसूत्र XX होता है और नर का XY होता है। ठीक है, तो XY यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है, डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को पॉइंट म्यूटेशन। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है पॉइंट म्यूटेशन। इसको कहा जाता है पॉइंट म्यूटेशन, यानी कि बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? बताइएगा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध के द्वारा जो है जुड़ी होती है? अब यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो मानव इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन होता है। यह 51, यहाँ पर लिखता हूँ, यह 51 अमीनो एसिड से जो है बना होता है और इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 21 अमीनो अम्ल होता है और दूसरे पॉलीपेप्टाइड में 30 अमीनो अम्ल होता है, यानी कि टोटल यह 51 अमीनो एसिड से बनी होती है और एक पॉलीपेप्टाइड में 21 अमीनो एसिड और दूसरे में 30 अमीनो एसिड पाया जाता है। और ये दोनों जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे फ्रेंड्स, देखिए कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति एक कार्बनिक पदार्थ, एक वसायुक्त पदार्थ से बनी होती है जिसे सुबेरिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको सुबेरिन कहा जाता है, जो इन कोशिकाओं को पानी और गैसों के लिए अपारगम्य बनाता है। क्लियर है? याद रखेंगे, कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ जो है ये सुबेरिन है। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ पर आपको लिग्निन है। लिग्निन जो होता है, लिग्निन यह यहाँ मैं लिख देता हूँ एस्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, एस्क्लेरेन्काइमा। एस्क्लेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति जो है यह लिग्निन की बनी होती है। क्लियर है? याद रहेगा आपको। अच्छा, सेलुलोज से बनी होती है पौधों की कोशिका भित्ति। क्लियर? चलिए यहाँ कॉर्क कोशिका की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ कौन सा है? सुबेरिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टमाटर का रंग लाल होता है। टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपिन के कारण। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंथोसाइनिन के कारण जो है सेब का रंग लाल होता है। प्याज का भी रंग लाल एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन के कारण गाजर का रंग हल्का लाल होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हीरा और ग्रेफाइट हैं। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन जो हैं, एक और नाम याद रखिएगा फुलेरिन, यह कार्बन के अपरूप हैं। कार्बन के ये एलोट्रॉप्स हैं, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है। वेनेडियम क्या है? तो देखिए वेनेडियम को हम लोग V से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 23 होता है और यह D ब्लॉक का एलिमेंट है। क्लियर? और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो यह निर्मित हाइड्राइड जो है यह आपका अंतराकाशी हो जाएगा। अंतराकाशी हाइड्राइड D तथा F, D तथा F ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वही बनाते हैं। ठीक है, और ये जो अंतराकाशी आपका हो जाएगा अंतराकाशी हाइड्राइड, इसको धात्विक हाइड्राइड भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे अंतराकाशी हाइड्राइड D और F ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं और वेनेडियम जो है यह D ब्लॉक में आता है। इसका एटॉमिक नंबर 23 होता है। क्लियर? V से इसको डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफिलिस। डेंगू चिकुनगुनिया जो है यह मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। इबोला जो होता है, इबोला हेमरेजिक बुखार, यह चमगादड़ से फैलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये मच्छर से काटने से नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करेंगे। ये इस तरह से लिखा गया IO और यहाँ पर ऊपर में निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर 4 है। इसमें करें कि I की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो चूंकि I का निकालना है तो हम I का x मान लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए x हो जाएगा प्लस, अच्छा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका विन्यास 2 और 6 होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये स्टेबल हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए यहाँ पर -2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है? 4 है
और इधर राइट हैंड साइड में क्या होगा, चूंकि यहाँ पर माइनस दिया गया है इसलिए यहाँ पर -1 होगा। अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया जाता तो इस साइड में क्या होता, 0 होता। ठीक है, अगर प्लस दिया जाता तो +1 लिखते राइट हैंड साइड में, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर हम लोग -1 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, x प्लस 4 दूना यहाँ पर देखिए -8 हो जाएगा इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये +7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक और आप निकालिए, IO यहाँ पर निगेटिव है और 3 है, इसमें आयोडीन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो अभी मैंने बताया x मान लीजिए इसको प्लस, अभी ऑक्सीजन का मैंने -2 बताया था, ऑक्सीजन कितना है 3 है, और इधर देखिए माइनस है इसलिए यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से निकाल लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है। कोशिका का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है इसको। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, और गोल्जिकाय को कोशिका का यातायात प्रबंधन कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है, किसका इकाई है। पार्सेक दूरी का है। ठीक है, एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष होता है। क्लियर। अच्छा, एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, कमेंट करके बताइए। चलो उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है, तो सबसे हल्की जो है इसमें से लिथियम हो जाएगा। सबसे भारी अगर पूछेगा तो ऑस्मियम हो जाएगा, सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीएनजी मुख्य रूप से बनी है। सीएनजी यानी कि फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसको कहा जाता है। देखिए, सीएनजी और बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो आपका मीथेन होता है। मीथेन CH4, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाला परत होती है, किसकी परत होती है, तो यह परत जो होती है, जो रसोई में बर्तन युक्त किए जाते हैं, जो नॉन स्टिकी जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें टेफ्लॉन की परत होती है, टेफ्लॉन की। उसके बाद देखिए, एस्कर्बी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। एस्कर्बी जो होता है यह विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम ही एस्कर्बिक एसिड होता है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं पूछा गया है, तो इसमें से जो है एडिसन रोग नहीं होगा। बाकी देखिए, ऑब्टू मानवता, उसके बाद हास्मिटो रोग और प्लूमर रोग, ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। एडिसन रोग जो है यह संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एडिसन रोग जो होता है, मैं आपको बता, एडिसन रोग जो होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, यहाँ मैं लिखता हूँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा एक हार्मोन होता है, उसी के अपर्याप्त स्रावन के कारण होता है। ठीक है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एडिसन रोग। इस रोग में रक्तदाब कम हो जाता है तथा सोडियम एवं जल का उत्सर्जन बढ़ जाता है, जिससे कि निर्जलीकरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है, तो यह आपको पता है लैक्टोबैसिलस है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है। आकाश नीला लगता है, क्योंकि आकाश नीला क्यों लगता है, तो आपको पता है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। ठीक है, अधिक प्रकीर्ण, यहाँ पर प्रकीर्ण बना लीजिएगा, अधिक प्रकीर्ण होती है, इसी के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, कोयले का सामान्य प्रकार कौन से, कोयले के प्रकार कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले जान लीजिए कौन कौन से। तो एक पीट होता है, एक लिग्नाइट होता है, एक पीट, एक लिग्नाइट, एक बिटुमिनस होता है और एक एंथ्रासाइट होता है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे उच्च किस्म का कोयला एंथ्रासाइट होता है, और कोयले का जो सामान्य प्रकार होता है ये बिटुमिनस होता है। ठीक है, बिटुमिनस राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और उसका जो है चाल दोगुनी कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अच्छा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर आपको दूर मैं कर दूंगा। कह रहा है यहाँ पर
कि इसका द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, मास को आधा किया जा रहा है, और इसका जो वेग है, वेलोसिटी है, चाल है, इसको क्या किया गया है, दोगुनी कर दिया जाए। तो आप यहाँ पर इसको दोगुनी कर दीजिए। क्लियर है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखिए हाफ हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, और ये आपका 4v² हो जाएगा, यही होगा ना। अब देखिए 2 दूना यहाँ से, इसको मत जोड़िए, 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा। अब बचा कितना, तो हाफ m/2v², मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाफ m/2v², यही बचा ना। फर्दर जब सोल्व करने के बाद अब इसमें से क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आप सीधे जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है उसको आप बाहर निकालिए। तो हाफ m/v² हमने बाहर निकाल दिया, हाफ m/v² को बचा कितना, तो भाई बचा 2, यानी कि यह कितनी अब हो जाएगी, तो 2 गुनी हो जाएगी। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है, अच्छा ओलेरी कल्चर जो होता है यह बागवानी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत सब्जियों का उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन होता है। पोमोलॉजी क्या है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है। फ्लोरिकल्चर फूलों के संवर्धन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है, तो यह अम्ल लैक्टिक एसिड है, ठीक है। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप। क्लियर। चलिए कोशिका भित्ति, खाली स्थान दिए गए, कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति जो है यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। अच्छा पादप में होती है कोशिका भित्ति, तो पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो एक सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है पादप की कोशिका भित्ति। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है ये म्यूटिन की बनी होती है। म्यूटिन याद रखेंगे, पूछा जाता है। म्यूटिन को इसको पेप्टिड यहाँ मैं लिखता हूँ, रुकिए, पेप्टिडो ग्लाइकन भी इसको कहा जाता है। म्यूटिन को क्या कहा जाता है, म्यूटिन को पेप्टिडो ग्लाइकन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन में मिल सकता है और म्यूटिन भी मिल सकता है। तो पूछा जाएगा कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडो ग्लाइकन या म्यूटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इनमें से मुख्य रूप से उत्तरदायी जो गैस है जो धरातल की तापमान की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, यह कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन, तो यह विटामिन के है, आपको भी पता है विटामिन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण जो इसमें से आपका टेरिलिन हो जाएगा, नायलॉन भी होता है, ठीक है, नायलॉन भी होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक, तो देखिए कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं स्लाइडन और स्वान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा अभी हमने आपको बताया था कि वंशागति का क्रोमोजोम 1 का सिद्धांत किसने दिया था, तो वंशागति का क्रोमोजोम 1 का सिद्धांत वाल्टर सटन और थियोडोर बवेरी ने दिया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नील हरित शैवाल है। नील हरित शैवाल जो होता है यह किस प्रकार का है, तो यह स्वपोषी होता है, यह खुद अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तैयार करता है। अच्छा कवक पूछा जाता है, कवक क्या है, कवक मृत्युपजीवी है, यह भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, तो साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसी में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। चलिए पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है, तो पुष्प की केसर उत्पन्न होता है वर्तिकाग्र या वर्तिका से। केसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि मार्स गैस के नाम से जाना जाता है मीथेन को। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है। वर्मी कंपोस्ट में संलग्न जो मुख्य जीव हैं, वर्मी कल्चर आपने पढ़ा होगा, ये केंचुआ हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। प्रश्न रिपीट हो गया है, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया था, कौन, तो सटन और बवेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अब यहाँ पर देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, प्रतिचुंबकीय और एक होता है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय और एक होता है लौह चुंबकीय। तो ये तीनों का मैं
आपको यहाँ पर लौह चुंबकीय नाम बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। प्रति चुंबकीय का आपका हो जाएगा बिस्मथ, चांदी, सोना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जस्ता, तांबा, नमक। ठीक है। अनुचुंबकीय का उदाहरण मैं बता देता हूँ, प्लेटिनम, ऑक्सीजन। उसके बाद बात करें तो एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम। और लौह चुंबकीय का निकेल, कोबाल्ट और आयरन। याद होगा आपको। प्रतिचुंबकीय की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है। ठीक है। अनुचुंबकीय की कैसी होती है, इसकी धनात्मक होती है, और लौह चुंबकीय भी धनात्मक होती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है। इसमें से उच्च चालक जो है यह कौन सा है, तो सिल्वर हो जाएगा। सिल्वर राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम जो है यह एपीकल्चर है, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है। चलिए केचुआ पालन वर्मी कल्चर होगा। ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है। ऊपरी वायुमंडल की जो ऊपरी परत है यह सीएफसी के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है कम हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन सा है। कांच बनाने में उपयोग आने वाला जो मुख्य घटक है इसका नाम सिलिका है। सिलिका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है। मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। इसका जो होता है किसके कारण से, तो ये प्रोटोजुआ के कारण से होता है। और प्रोटोजुआ का वाहक जो होता है, वाहक कौन है, मादा एनाफिलीज मच्छर। यह आपका सिनकोना के छाल से बनाया जाता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किसको दुग्ध शर्करा कहा जाता है। दुग्ध शर्करा कहते हैं किसको, लैक्टोज को। ठीक है। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, तो इस तरह से लैक्टोज आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और आप लोग फ्रेंड्स अपना स्कोर भी कमेंट करके बताइए। ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला आध्यात्मिक तत्व जो है वो कौन सा है। 287 आपको सबको जोड़ देना है, और एटॉमिक नंबर जब आपको पता चल जाएगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि यह कौन सा अधातु तत्व है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिए।